ग्रेट। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिरोही से लोग हैं, श्री गंगानगर से हैं, गुड़गांव से हैं, दिल्ली से हैं, रायसी नगर, कोटा, जयपुर, मुंबई, बारडोली, सूरत से भी लोग हैं, आबू रोड से हैं, सिरोही से हैं, बीकानेर से हैं, रायसी नगर से हैं। अगेन आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। सरदार शहर चुगरू से हैं, नागौर से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, राइट। एंड यस, ऑलरेडी वी हैव nearly about 100 participants, and so let's waste no time. So welcome again everyone, and सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं जो हमारे फर्स्ट स्पीकर आने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, डॉक्टर मुकेश रोलानिया हैं, और ऑफ कोर्स इज एमडी एंड डीएम है और असिस्टेंट प्रोफेसर है एसएमएस के अंदर, ऑन्कोलॉजी के अंदर, एंड हाईली क्वालिफाइड, राइट। आई हैव मेट हिम पर्सनली, आई हैव सीन हिज पेशेंट्स। और मैं क्यों इतना पर्सनली बता रहा हूँ, आई हैव सीन उनके जो स्टाफ के अंदर जो नर्सिंग के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और उनके जो पेशेंट्स हैं, उनका जो फीडबैक आई हैव सीन। कुछ एक पेशेंट से मेरी बात हुई है, सो वो कहते हैं कि सर का जो ट्रीटमेंट है एंड द वे ही ट्रीट पीपल एंड द वे ही जो लोगों को ट्रीटमेंट करता है, दैट इज एक्सीलेंट। सो वेलकम डॉक्टर मुकेश रोलाना जी, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, एंड यस वी कैन क्लैप फॉर हिम। आप चैट में उनका वेलकम कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर मुकेश जी। So thank you Vikram ji for nice introduction. So I think Hindi is comfortable to everyone. बस बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में अपन कर सकते हैं, yes everyone, yes. लेकिन कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं वो तो इंग्लिश में रहेंगे, उनका हिंदी का करना डिफिकल्ट रहता है, तो कुछ वर्ड्स हैं आपको नहीं आए तो पूछ सकते हो, क्योंकि इस मेडिकल साइंस में कुछ टर्म्स वो इंग्लिश में रहते हैं हमेशा, उनका हिंदी का ठीक है ना, तो डिफिकल्ट रहता है। सो अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई पहले भी मैंने 6 महीने अराउंड 6 महीने पहले भी एक थोड़ा सा इस पे लेक्चर लिया था। सो वो जस्ट जनरल मैं लिया था, इसमें थोड़ा सा मैं इस बार एडवांस रहूंगा, क्योंकि जो पिछली बार लिया था उसमें थोड़ा सा क्या है कि मैं बेसिक ही रहा था। और दूसरा पहले बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कैंसर एक वर्ड ही छोटा है बस, वो इतना ज्यादा है, ब्रह्मांड है एक तरह से, जिसको समझ पाना सिर्फ आधे 1 घंटे में समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। फिर भी मैं जो अपने दैनिक जीवन में जो क्या चीजें हैं, कैसे अपने थोड़ा इस चीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे कुछ अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रिवेंशन, मैं प्रिवेंशन की बात करूंगा, ट्रीटमेंट तो देखो ऑलरेडी बहुत एडवांस है और बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू एनीवन। सो अपने को सबको पता है कि कॉज ऑफ कैंसर, जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो कि साहब मेरे कैंसर कैसे हो गया, क्या कारण रहा, मैं तो सब अच्छा करता हूँ, बीड़ी भी नहीं पीता हूँ, मैं गुटखा भी नहीं खाता हूं, मैं तो खाना भी अच्छा लेता हूं। यूजुअली कैंसर के 2 कारण होते हैं, एक हेरिडिटरी जो अपने को पीढ़ियों से मिलता है, पीढ़ियों से जो जीन कमजोर मिलते हैं उसके कारण वो अपने जीन अपनी पीढ़ी में आके म्यूटेंट हो जाते हैं, वो वीक जीन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, अपने आप में रूप चेंज कर लेते हैं। दूसरा एक्वायर्ड ने जो अपने जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरमेंट ने अपने को डैमेज किया है, उस एनवायरमेंट को ऐसे उस जो बहुत ही डेंजरस एनवायरनमेंट है उसको अपने ऊपर हावी होने दिया और उस एनवायरनमेंट ने अपने को डैमेज किया। उसमें अपना एक्वायर्ड में अपना डेफिनेटली रोल है, लेकिन हेरिडिटरी में अपना कोई रोल नहीं है। हेरिडिटरी में भी डेफिनेटली अपना रोल है, जब अपने वीक जीन अपने आगे वाली पीढ़ियों को देके जा रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों में कहीं ना कहीं अपने का रोल रहता है। दिस इज लाइन फ्रॉम हिपोक्रेट्स, द नेचुरल हीलिंग फोर्स विद इन ईच ऑफ अस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द गेटिंग वेल। कोई भी बाहर से कुछ भी दे दो, लेकिन अपने जो हीलिंग पावर अंदर की होती है, अंदर की जो इम्यूनिटी होती है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं सकता, कोई दुनिया की कोई भी ड्रग नहीं कर सकती। जैसे आजकल अपने सुनते हैं इम्यूनोथेरेपी, क्या इम्यूनोथेरेपी? अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की थेरेपी। अगेन मेडिसिन इज नॉट हेल्थ केयर, फूड इज हेल्थ केयर, मेडिसिन इज सिक केयर। मेडिसिन किसको दी जाती है? बीमार को दी जाती है। एंड इट इज टाइम वी सी इट फॉर व्हाट इट इज। सो सबसे पहले मैं अपने जो नॉर्मल खाने पीने की बात करते हैं कि कैसे अपने फूड चेन कैसी अपनी डिस्टर्ब हो रही है। शॉर्टन्स योर फूड चेन, फूड चेन को हम अपने कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि गार्डन में फूड, देन डायरेक्टली गो टू प्लेट, दैट इज हेल्थीएस्ट फूड, बट नॉट कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है। डायरेक्ट गार्डन से अपने लेके आए और अपने प्लेट में रखते, किसी को टेस्ट ही नहीं लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या खाना है, स्वाद ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है। दूसरा एक अच्छा तरीका है फार्मर्स मार्केट। आजकल जगह जगह पे, जयपुर में या फिर कहीं भी बड़ी सिटीज में आप रहते हो, दिल्ली मुंबई,
फार्मर्स मार्केट होते हैं, यूएस में भी है काफी मार्केट। उसमें क्या होता है, फार्म से कुछ लोग होते हैं, फार्मर ही होते हैं, वो अपना ट्रांसपोर्ट करके एक मार्केट लगा लेते हैं, वहां से आपके पास प्लेट में आ जाता है। वो भी एक अच्छा चीज है, उसमें भी आपको ज्यादा मॉडिफाई नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा जो सुविधा है वो इजी होगी। तीसरा है सुपर मार्केट, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। सब सुपर मार्केट, डी मार्ट, वी मार्ट, तरह तरह की मार्केट में मार्ट मिलेंगे। उसमें फार्म से खेती होती है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन लेके बिजनेसमैन आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज करते हैं, और उस पैकेज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन उसको पैक करते हैं और स्टोर रखते हैं लंबे टाइम तक, 6-6 महीने, साल भर। एप्पल पूरे साल भर मिलते हैं अपने को, एप्पल प्रोडक्शन तो 3 महीने होते हैं और साल भर मिलते हैं, पूरे साल भर मिलते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करते हैं, पैक करके स्टोर कर देते हैं और फिर अपने उनको प्लेट में लेते हैं। तो क्या होता है उसे क्या होता है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। एक दूसरा सिस्टम आजकल और चल गया, जोमेटो और ये सब चल गए सारे, ट्रांसपोर्टेशन वहां, डिस्ट्रीब्यूशन वहां, पैकेजिंग वहां पे, डिलीवरी आपके घर पे आ गई सीधी, अपने को लेके ही नहीं आना पड़ा, डिलीवरी अपने घर पे देके जा रहा है। सो किस प्रकार से अपनी फूड चेन जो एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, उसको अपने कैसे शॉर्ट को नहीं लेके, और एक लेंथी फूड चेन जो अपने हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस है, उस पे अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। जब मैं किसी को बोलता हूँ कि एकदम आपको नेचुरल रहना है, जो सबसे ज्यादा एकदम किसी को पता ही नहीं है कि ये फूड है या नहीं, जो सबसे कम प्रचार जिस फूड का होता है, जो सबसे ज्यादा एड देते हैं, उसका फूड नहीं खाना। आपको एड देके फूड खिला रहा है, इसका मतलब बहुत सारा बिजनेस कर रहा है। जिस फूड का एडवर्टाइजमेंट नहीं है कहीं भी, उसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, उसको आपको खाना है। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है और कौन नहीं करता है, ये आपको ही पता है। बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट करते हैं और फार्मर कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। बिजनेसमैन एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं कि उनको प्रॉफिट कमाना होता है। सो सब ये पैकेजिंग और जो स्टोर वाला मामला है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, बहुत सारे उसको मॉडिफाई किया जाता है। दूसरा, अभी जब भी अपन मार्केट से अपने लेते हैं सामान, तो उसमें एक आजकल लेबल लगाना मस्ट कर दिया है कई गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, कि जीएमओ और नॉन जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब आपने उसमें ऐसे मॉडिफाई कर दिए हैं कि उसे आपका जो उसके जो ओरिजिनल जीन है वो चेंज हो गए और एकदम आर्टिफिशियल उसमें आ गए हैं। वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो रिसेंटली बहुत सारे अपने इश्यूज हैं, उसमें सबसे ज्यादा इश्यूज जो डिस्कस करने वाले पिछले जो 10 या 15 साल में हुआ है, कैंसर। वाई कैंसर? बिकॉज कैंसर केसेस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 70% ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स, और 70% बहुत ही बड़ी संख्या है। आगे वाले 20 साल में डायबिटीज को क्रॉस कर जाएगा, आगे वाले 20 साल में हार्ट अटैक को क्रॉस कर जाएगा, सबसे टॉप मोस्ट बीमारी रहेगी। तो अभी अपने नहीं संभले तो आगे अपने इस पीड़ित हुए बिना नहीं रह सकते। दूसरा, I don't understand people who say marijuana is poison, then feed their kids McDonald's on their way to pick up their medications. अपने बच्चों को मैकडोनाल्ड का क्या खिलाते हैं, पिज्जा, बर्गर, एंड देन उससे जो बच्चे बीमार होते हैं उसके लिए आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। There are 800 chemicals capable of disrupting our endocrine system and causing a host of health issues. 800 से ज्यादा केमिकल होते हैं जो अपने हेल्थ सिस्टम को डैमेज करते हैं। एंड ये केमिकल्स हमारे एनवायरमेंट में है, अपने पानी में है, अपने फूड में है, अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जो आप तरह तरह के अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट आ चुके हैं हाथ में, उसमें बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं। एंड दे आर नॉट ओनली मेकिंग अस सिक, दे आर किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, अब मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। आजकल ये बहुत सारा चिप्स है, ये बहुत सारे जो पैकिंग फूड है ना, पैकिंग जो प्लास्टिक, उसमें अपने कुछ नहीं देखते, टेस्ट देखते हैं। अंदर लेबलिंग आप देखो, ग्लाइकोफॉस्फेट, मोस्ट कॉमन केमिकल causing cancer is glycophosphate, and this chemical जो आप लेज लेते हो उसमें उसका लेवल है 452 ppb, जो ऑलमोस्ट सब लेते हो। और बहुत सारे इसमें जो मैंने मेंशन करके हैं, स्लाइड इज विजिबल और नहीं विक्रम जी? हाँ जी सर, बिल्कुल बॉस। हाँ, तो इसमें आप जिस तरह तरह के कुछ प्रोडक्ट्स के हैं, कुछ के नहीं है, जो आप देख सकते कितना, और ग्लाइकोफॉस्फेट की क्या कितनी रेंज होनी चाहिए जो अपने लिए बॉडी के लिए सेफ है। ओनली 0.1 ppb ऑफ ग्लाइकोफॉस्फेट ओनली सेफ, इससे ऊपर है वो इतनी डेंजर। और इसमें प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हो कितनी ज्यादा है। सो ऑल सारे जो फूड है पैक हो रहा के आ रहे हैं, या फिर उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनमें
फॉस्फेट जो केमिकल है वो ऐड होके आता है, और ये केमिकल बहुत ज्यादा डेंजरस है। दूसरा पहले जिसमें जैसे मैंने पहले भी एक क्लास ली थी, उसमें शुगर के बारे में मैंने काफी डिस्कस किया था, क्योंकि कैंसर सेल है वो शुगर पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहती है। कैंसर फीड्स ऑन शुगर, eliminating refined sugar and adopting an optimal whole foods diet combined with top quality nutritional supplements and exercise may be a crucial component in recovering from cancer. इस लाइन का आप अर्थ समझ गए होंगे कि रिफाइंड शुगर, और रिफाइंड शुगर कौन सी होती है? रिफाइंड शुगर कौन सी होती है? रिफाइंड शुगर जिसमें अपने फूड को मॉडिफाई करते हैं तो उसको रिफाइंड करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे रिफाइंड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, आगे बताऊंगा। एंड अडॉप्टिंग एन ऑप्टिमल होल फूड्स, होल फूड मतलब जो आपको नेचर ने जैसा दिया वैसा का वैसा लेना, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। एंड टॉप क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइज मे बी अ क्रूशियल कंपोनेंट। ओके, फैट इज स्टोर्ड व्हेन यू ईट शुगर। फैट खाने से फैट स्टोर नहीं होती है, शुगर खाने से शुगर फैट में कन्वर्ट होती है। अपने एक कंसेप्शन जनरेट हो गया कि मैं फैट खाऊंगा तो फैटी हो जाऊंगा, लेकिन अपने शुगर खा के फैटी हो रहे हैं। कैंडिडा एक फंगस है, अपने बॉडी में यूजुअली रहता है, और कई बार इम्यूनिटी कमजोरी बहुत ज्यादा हावी होता है, वो सिर्फ शुगर ही खाता है। ठीक है, सो अगेन आई डिस्कस दिस फूड। मैकडोनाल्ड्स फ्रेंच फ्राइज जो आजकल सबसे टॉप चॉइस है सबकी, न्यू जनरेशन की, उसमें 17 टाइप के इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे ऑलमोस्ट। शायद आप सब जो जाते हैं मैकडोनाल्ड पे सब कुछ तो फ्रेंच फ्राइज जरूर लेते हैं। उसका मैं थोड़ा सा इसका इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। पोटैटोज कोई इशू नहीं है। कैनोला ऑयल जेनेटिकली मॉडिफाइड, वेरी डेंजरस ऑयल, इज हाई लेवल पूपा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैनोला ऑयल इज वेरी डेंजरस। हाइड्रोजनेटेड सोयाबीन ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल, नेचुरल फ्लेवर, डेक्स्ट्रोज जो कि शुगर है, सोडियम एसिड पायरोफॉस्फेट, ये पायरोफॉस्फेट अगेन ये केमिकल है, बहुत डेंजरस केमिकल बॉडी के लिए। देन सिट्रिक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव। देन अगला केमिकल डाई मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन, इसको एंटीफोमिक एजेंट बोलते हैं। एंड कुक्ड इन वेजिटेबल ऑयल, अगेन कैनोला ऑयल और कॉर्न ऑयल, कॉर्न अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड। सोयाबीन ऑयल, हाइड्रोजनेटेड सोयाबीन ऑयल विद THBQ केमिकल, citric acid and dimethyl polysiloxane and salt. So when you eat one plate of French fries, you think what? आप क्या खा रहे हो? डेफिनेटली ये चीजें इतनी सारी 17 टाइप के जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसे मिलाते हैं तो टेस्ट तो अच्छा होगा इन्हें। इसमें बहुत सारे कलर भी है, उसमें डेफिनेटली अलग अलग टाइप के कलर होते हैं, उसमें बहुत टेस्ट मिलेगा। लेकिन आप जब ये लॉन्ग टर्म लोगे तो आपकी सेल्स, ये चीजें बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसको नहीं ले पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे एक तरह से मैं कहूँ, और बॉडी इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। बॉडी एक लिमिट तक रेजिस्ट करती है कि मैं इतनी जो अपने कचरा आ रहा है खाने के लिए उसको मैं रेजिस्ट करूं, और एक लिमिट के बाद में रेजिस्ट नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं सेल्स अपने कैंसर में चेंज होने की कोशिश करती हैं। अगेन सबसे जब मार्केट में अपने जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े नाम अच्छे, जिनकी मार्केटिंग अच्छी है, सबसे जॉनसन बेबी के लिए जॉनसन के पाउडर लेके आओ, जॉनसन का शैम्पू। ये कंपनी अमेरिका की कंपनी है, इसने बहुत बड़ा बिजनेस कमाया, ये प्रोडक्ट दुनिया में बेचे, और यूएस सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 13, 2020 में उसने एडमिट किया कि ओवर बेबी प्रोडक्ट कंटेन्स कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स। उसने एक्सेप्ट किया था ये बात, लेकिन दुनिया को ये बात अभी भी नहीं पता है। उस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, और उसकी जो वैक्सीन आई है वो भी बहुत डेंजरस है, जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, उससे बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं यूएस के अंदर। सो अगेन ये प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली आप सुपर मार्ट या जो भी आपके आसपास मार्ट है उनमें ये सब मिलेंगे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं बहुत ज्यादा केमिकल रखते हैं, बहुत ज्यादा बाहर से अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से इनमें केमिकल लोडेड है, तो ये चीजें अपने को अवॉइड करनी है। दूसरा आजकल क्या है कि कोई भी मैं एक चीज जो डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आज पहले मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो सिर्फ वही चीजें डिस्कस करूंगा जो अपने कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सनस्क्रीन, अपने धूप में जाते हैं तो पूरा मुंह पे लगा के सनस्क्रीन की अपने को चमड़ी खराब नहीं हो जाएगी। सनस्क्रीन causes cancer. The trouble with ingredient sunscreen. इस डायग्राम से आप सारे समझ जाओगे। सनस्क्रीन क्रीम्स ब्रेक्स डाउन इनटू डेंजरस केमिकल कंपाउंड्स अंडर द सनलाइट। जैसे आप सनस्क्रीन लगा के सनलाइट में आते हो बाहर, सनस्क्रीन तो सनलाइट में आने से पहले लगाते हो ना,
और ये कैसे, जैसे इसके जो आगे वाले कंपाउंड है आपको दिख रहे हैं सारे, कितने केमिकल जो है एवोबेंजोन, मेन प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरिनेशन, ये प्रोडक्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होके अंदर अपनी बॉडी के अंदर जाता है। तो आप जितना ज्यादा सनस्क्रीन क्रीम लगाओगे उतनी ज्यादा आप बीमार हो जाओगे। बाहर की सुंदरता के लिए अपने को अंदर का डैमेज नहीं देना है, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि सनस्क्रीन क्रीम का कभी भी यूटिलाइज नहीं करेंगे। तीसरा, अपने जो अभी है सब जगह पार्टी में जाते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज लेके आते हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक सबसे सबको अच्छी लगती है पीना, पानी से ज्यादा पहले ये पियेंगे अपने गिलास में डाल के, और क्यों, कौन से गिलास में? प्लास्टिक के गिलास में। दिस इज एक मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ, बाकी इसमें बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे एविडेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोनेटेड बेवरेजेस इंड्यूस ग्रेलिन रिलीज, ग्रेलिन एक हार्मोन है बॉडी में, एंड इंक्रीज फूड कंजप्शन इन मेल रैट्स, implication on the onset of obesity. So कैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो अपनी बॉडी को कैसे डैमेज करते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको पीना बहुत अच्छा लगेगा, किसी के साथ बैठ के बहुत इंजॉय आता है, लेकिन कैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं अपने बॉडी को कितना डैमेज करते हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। प्लास्टिक बोतल में इनकी पैकिंग, कैसे केमिकल के साथ इनकी रिएक्शन होती है और कैसे इनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो अगेन ये बहुत एक बड़ा ड्रॉबैक है अपनी सोसाइटी का कि अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं। अगेन अपने घर में जो सब्जी बनाते हैं उसमें कौन सा ऑयल काम लेते हैं? रिफाइंड वाला ना, वो अच्छा लगता है, बोतल अच्छी होती है उसकी, बाहर से लिखा होता है रिफाइंड ऑयल। अब आप देख सकते हो रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है, सीड्स कैसे कैसे वो मशीन में जाता है और क्या क्या बाद में उसमें बचता है। इस रिफाइनरी, जो एक रिफाइनरी लगी हुई है उसमें पूरा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है और सारा उसका जो कचरा बचता है वो अपने उसमें सब्जी बनाते हैं। कैसे कैसे उसमें लास्ट में प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक उसका उसकी जो एक्सपायरी डेट 2-3 साल रखी होती है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं। और प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव केमिकल होते हैं, ठीक है। कैसे उसको हाइड्रोजनेटेड किया जाता है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है ताकि वो लंबा टके। तो मैं अगेन ये बोल रहा हूँ कि जो अपने खाने पीने में जो भी रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं। आपको कोकोनट ऑयल लेना है, कोल्ड प्रेस्ड, या फिर घी लेना है। ये जो भी है इस टाइप के रिफाइंड वर्ड कहीं भी आ रहा है, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, इनको सबको अवॉइड करना है। अगेन अपने डेली लाइफ में वायरलेस रेडिएशन जो अपने को बिना दिखने वाली चीज है, इस पे अपने कभी गौर ही नहीं करते। वायरलेस रेडिएशन जो वायरलेस है, दिखता नहीं तो अपने क्या है उस पर ध्यान ही नहीं देते, अपने दिखता है उस पर नहीं ध्यान दे रहे, तो वायरलेस पे कैसे ध्यान दे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायरलेस रेडिएशन, एटलीस्ट दुनिया में 6000 स्टडीज है इस पे कि क्या क्या प्रॉब्लम करती है। ये इस डायग्राम में आप सारी देख सकते हो कि कैसे कैटरेक्ट आई प्रॉब्लम्स में, लेंस में क्रिस्टलाइन, यूएल न्यूप्लाज्म, कैंसर, आंख का कैंसर, कार्डियक डिजीज, हार्ट अटैक, इम्यून सिस्टम वीकनेस, बोन मेरो फेलियर, इन्फ्लामेशन, परमेबिलिटी प्रॉब्लम, ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, पीनियल ग्लैंड डिस्टर्ब होती है, सारे बॉडी के सारे ऑर्गन। और इधर जो मैंने एक लेफ्ट साइड में इसमें देखो कैंसर, कौन कौन से कैंसर वायरलेस रेडिएशन से होते हैं। डेफिनेटली वायरलेस रेडिएशन एक ऐसी चीज है, अभी जैसे अपने 5G में एंटर कर गए हैं तो डेफिनेटली जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी उतने अपने को ज्यादा डैमेज होगा और उतनी अपनी पीढ़ियां वीक होती जाएगी। हो सकता है अपने इस पीढ़ी को डैमेज नहीं हो वायरलेस रेडिएशन से, लेकिन अपने आगे जो पीढ़ियां आएंगी उनको अपने डैमेज देके जाएंगी, तो आगे की पीढ़ियां अपनी कमजोर हो जाएगी। तो अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को रेडिएशन उसको कम से कम अपने को यूटिलाइज करना, मोबाइल फोन को थोड़ा अपने को उससे बात करना है, स्पीकर ऑन करके बात करना है और उसको थोड़ा सा दूर रखना है। सेल फोन्स एंड कैंसर, न्यूयॉर्क बर्कली स्टडी सजेस्ट सेल फोन शार्पली इंक्रीजेड ट्यूमर रिस्क। वो कहते हैं मोबाइल से कैंसर नहीं होता, ये 2021 की स्टडी है कि सेल फोन यूटिलाइजेशन शार्पली इंक्रीजेड ट्यूमर रिस्क। सेल फोन का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा ट्यूमर की रिस्क बढ़ाता है। सो ये तो मैंने बात करी मोबाइल और इनकी। अब एक मैं बात करूं कि अपनी कुछ चीजें हैं जो अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करके उनसे बच सकते हैं, जैसे कि यूवीबी। यूवीबी कहां से मिलती है अपने को? यूवीबी सन मतलब सूर्य से मिलती है। तो सूर्य एक ऐसी चीज है जिसको अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करना है। आजकल सब अपने इंडोर हो चुके हैं, इंडोर होना अच्छा रहता है क्योंकि बाहर धूप लगती है, इसलिए सब इंडोर हो गए हैं, अपने को यूवी लाइट नहीं मिलती।
low ultra UV and increased risk of brain cancer. This is study. And countries with low solar UV irradiation and estimated mean serum level generate standardized incidence rates of brain cancer. So this again shows that जो कंट्रियों में यूवीबी की इंसिडेंस कम है या यूवीबी की मात्रा मिनिमल है, उसमें ट्यूमर की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यूवीबी अपने जो सन होता है उसमें 3 टाइप से रेडिएशन निकलती है। एक होता है यूवी, होता है विजिबल रेज, एक होता है इंफ्रारेड। अगेन मैं जो अभी सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल लाइट प्रेजेंट है वो लाइट पोल्यूशन। लाइट का पोल्यूशन अपने सबसे ज्यादा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट सन ने, भगवान ने जो दिया है अपने, वो सन के रूप में दिया है, वो अपने मिनिमाइज कर रहे हैं और आर्टिफिशियल लाइट का मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम आर्टिफिशियल लाइट, मोबाइल की, फोन की लाइट, रात को लेट तक जगना आर्टिफिशियल लाइट में, और ऐसे बल्ब लगाना घर में जो बहुत ज्यादा लाइट देते हो। जितना आप घर में मैक्सिमम लाइट वाले मैक्सिमम बल्ब जलाओगे वो उतना ही अपने सेल्स को डैमेज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, व्हाइट एलईडी एंड फ्लोरोसेंट लाइट कंटेन हाई बायोएक्टिव ब्लू एयर कंटेंट, हाईली बायोएक्टिव। और जैसे रेटाना से अपने आई से अंदर जाएंगे, उसमें आई में एक रिसेप्टर होते हैं, मेलानोसिन इन लोअर हाफ ऑफ आई रेटाना, दिस बायोएक्टिव ब्लू लाइट एंड ब्लू लाइट एट नाइट डिस्टर्ब टाइमिंग ऑफ सर्केडियन क्लॉक। अपनी बॉडी में एक क्लॉक होता है, क्लॉक सिस्टम रहता है कि बॉडी कैसे हर टाइम के अनुसार रिएक्ट करती है, कौन से टाइम पे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जो ब्लू लाइट, स्पेशली जो अपने घर में बड़े बड़े बल्ब होते हैं जो बहुत ज्यादा चमकते हैं, उससे ब्लू लाइट जो निकलती है उससे क्या होता है, अपना बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होगा, जो अपने इंसुलिन, अपने जो इंसुलिन एक हार्मोन होता है बॉडी से जो अपने शुगर को कंट्रोल करता है, उसका डिस्टर्बिंग वो कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है। वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, ये होता है। जिससे क्या होगा, इन एपेटाइट, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगेन वो एक बड़ी बात है कि ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस आपसे बहुत ही बड़े कारण है कैंसर के। जिससे पीपल जो रात को आपको देखा होगा, जो पेशेंट जो भी लोग हैं वो रात को ज्यादा काम करते हैं लाइट में, उसमें डायबिटीज एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो कि दिन में ही काम करते हैं रात को नहीं करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इंसिडेंस रहती है, बहुत ज्यादा। और ये मैंने दुनिया भर के एविडेंस आप इस स्लाइड में दिखाए हैं। ये सब एविडेंस है जो कि रियल लाइफ के हैं और रिसेंटली हैं, पिछले 10 सालों के अंदर के स्टडीज हैं। अगेन मैंने बताया कि सर्केडियन रिदम कितना इंपॉर्टेंट है। सर्केडियन रिदम ने बॉडी कैसे अपने अंदर की जो चीजें हैं उनको पहचान के हार्मोन रिलीज करती है। उसको डे टाइम में सनलाइट चाहिए और रात को डार्कनेस चाहिए, उस हिसाब से अपनी बॉडी के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे विशेष अलग अलग लाइट के इफेक्ट से कैसे कैसे डिजीज होती है, उस डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उसमें से एक जो मैं मोस्ट कॉमन बेनिफिट है वो है विटामिन डी। अपने को सबको पता है मैक्सिमम को, विटामिन डी एक बहुत ही बड़ा हार्मोन है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दुनिया में बहुत सारी बीमारी होती है। एटलीस्ट 15 टाइप की बीमारियां होती हैं जिनको मैं अलग अलग यहाँ पे नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं मेरे वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, कैंसर वाला पार्ट। ये एक स्टडी है, ब्रेस्ट कैंसर इज मार्केटली लोअर विद सीरम विटामिन डी लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml। ये स्टडीज है, उन्होंने देखा कि जब ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यदि आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम है। ठीक है, अगेन दिस स्टडी ऑक्यूपेशनल सनलाइट एक्सपोजर एंड मेलानोमा इन द यूवी रेज। जो ज्यादातर मेरे पास पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं कि यार मैं जो सनलाइट, तो आप बोलते हो मेरे को कि सनलाइट लेना, सुबह लेना, दिन में लेना, रात को लेना, लेकिन मैंने तो सुना है सनलाइट से मेलानोमा होता है, स्किन कैंसर होता है। दिस स्टडी यूएस नेवी के अंदर हुए, जो यूएस की आर्मी उसमें हुए, occupational sunlight exposure in melanoma in the skin, again showing that sunlight is beneficial in melanoma for protecting for melanoma. Again this study, melanoma is not caused by sunlight। ये बार बार मेरे पास क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सर मैं सनलाइट के लिए बोलता हूँ, जो भी मेरे पास आता है उसको बोलता है कि सर इससे मेलानोमा होता है, वो चमड़ी वाला कैंसर होता है, आप मेलानोमा इज नॉट कॉज्ड बाय सनलाइट। ये मिथ है, थोड़ा सा आपको फैलाया गया है, मेलानोमा सनलाइट से नहीं होता है। Cutaneous malignant melanoma incidence analyzed worldwide by FX agent skin type or personal UVB dose shows no role for sunburn but implies one for vitamin D3। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली मेलानोमा की चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी विटामिन डी सी है तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेंगे। एक स्टडी है कि रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ सन एक्सपोजर 2016, एक स्टडी आप इसमें वैसे आप खोल के देख दो, इससे आपको पता लग जाएगा कि बेनिफिट क्या है सन एक्सपोजर।
सन एक्सपोजर क्यों जरूरी है अपने बॉडी के लिए? बहुत सारे बेनिफिट्स में दिखाए और उन्होंने एक बहुत ही लंबी स्टडी है और बहुत ही अच्छे पेपर में पब्लिश हुई थी, टेलर एंड फ्रांसिस, और उसने दिखाया कि सन एक्सपोजर बहुत सारे कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव और बहुत सारी अदर डिजीज लाइक डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीज जो आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, ऑटोइम्यून डिजीज है, मैं ऑलमोस्ट सारे जो मेरे से मिलते होंगे, एलर्जी तो मेरे को रहती है, एलर्जी टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, और मैं बहुत सारी बातें जो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि वो सब इंडोर रहते हैं, अपने सन का एक्सपोजर नहीं होता। अगेन दिस स्टडी शोज दैट almost all epidemiological studies suggest that chronic sun exposure is associated with a reduced risk of colorectal, breast, prostate cancer, and non-Hodgkin lymphoma. This this study is prevention of cancer by sun exposure more than just the effect of vitamin D. A systemic review of epidemiological studies suggests that does not सिर्फ ये नहीं कि सन एक्सपोजर से अपने को विटामिन डी मिलता है, वो सारी सन के इतनी सारी बेनिफिट है जिसके कारण अपनी एक सर्केडियन रिदम है, बहुत सारे हार्मोन है जो सनलाइट से ही बॉडी बनाती है। तो एक सिर्फ विटामिन डी नहीं सोचना है कि अपने सिर्फ सनलाइट इसलिए रहे कि विटामिन डी बन जाए, तो सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट है। अगेन इन्वेजिव कैंसर इज इनवर्सली रिलेटेड टू अल्ट्रावायलेट लाइट एक्सपोजर। अल्ट्रावायलेट यूवी मैंने बोला ना, यूवी लाइट एक्सपोजर, यूवी कहां से होती है? सन से मिलती है अपने। तो जो भी इन्वेजिव कैंसर की रिस्क है वो इनवर्सली, आप जितना ज्यादा सनलाइट लोगे उतनी कैंसर की रिस्क कम हो जाएगी। एंड दिस शो दैट observational evidence that avoiding sun exposure is a risk factor for all cause mortality. सन एक्सपोजर को मिनिमाइज कर रहे हो तो आप सारे कारणों से मरने की तरफ अगर सर हो रहे हैं अपने, वो सारे जो बीमारी है उसके मोर्टेलिटी कम कर देता है। Following sun exposure advice that is very restrictive in countries with low solar intensity might in fact be harmful to women's health. Again, this literature suggests that decline in vitamin D concentration may be involved in establishment and progression of Alzheimer disease. Because Alzheimer disease again आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैंने ये आर्टिकल डाला। Involved according to sunlight data, we can conclude that countries with low average sunlight have high Alzheimer disease. और Alzheimer disease एक ब्रेन की बहुत ही डेंजरस डिजीज है जिसमें आप पेशेंट एकदम बेड रिडन रहता है और ये बहुत रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज है। आप आजकल 60 के एज में, पहले 80 के अराउंड होती थी, अब 60 में होने लगी। अगेन दिस इज मेड स्टडी इन स्वीडन। Avoidance of sun exposure is a risk factor for major cause of death. A competing risk analysis of the melanoma in southern Sweden cohort. उन्होंने ये बताया कि वुमेन, ऐसी फीमेल्स जो एक्टिव सन एक्सपोजर है, जिनको हैबिट्स वर मेनली एट ए लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड नॉन कैंसर नॉन सीवीडी डेथ एज कंपेयर्ड टू दोज हु अवॉइडेड सन एक्सपोजर। जिन्होंने सन एक्सपोजर लिया है उनकी मोर्टेलिटी हार्ट अटैक या और दूसरे रीजन से बहुत कम हो जाती है, जो जिन्होंने एक्सपोजर नहीं लिया। एज ए रिजल्ट ऑफ देयर इंक्रीज सर्वाइवल, the relative contribution of cancer death increased in these women. Again, this study consistent with solar UV reduced the risk of cancer through production of vitamin D. In the context of serum 25 hydroxyvitamin D level cancer incidence relations, cancer rates could be reduced significantly in France if everyone obtained an additional 1000 international unit of day per day of vitamin D. Many other benefits of vitamin D exist as well. Again, my this last slide on sunlight. Insufficient sun exposure has become a real public health problem in coming 10 years. आपको सन एक्सपोजर जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, इनसफिशिएंट सन एक्सपोजर, और इनसफिशिएंट सन एक्सपोजर से जो डिजीज होगी वो अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम हो, कोविड से बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इनसफिशिएंट सन एक्सपोजर। सो ये मैंने जो ये सनलाइट का स्पेशली मैंने बोला है कि आजकल ये जो बड़ा ड्रॉबैक है, अपने उससे दूर होते जा रहे हैं। सनलाइट बहुत ही प्रोटेक्टिव अपने लिए, सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं, और बहुत सारे अपने बॉडी में सर्केडियन रिदम, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन है, वो सनलाइट के बिना नहीं बन पाते। तो मेरे ये एक स्पेशल में आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी आप ज्यादा सनलाइट ले सकते हो तो उतना आपको सनलाइट में रहना है। इंडोर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ा टाइम निकाल के सनलाइट आपको। दूसरा एक मेरे पास एक ऊपर क्वेश्चन है, राइट टाइम फॉर सनलाइट। सनराइज एटलीस्ट 1 आवर फॉर सनराइज, जो सूरज उगता है उस टाइम 1 घंटा, उस टाइम 1 घंटा सनसेट। ये दो सुबह और शाम का जो 1 घंटा होता है वो तो अपने सर्केडियन बायोलॉजी के लिए जरूरी होता है, जो उसे हार्मोन बड़े। और जो दिन में जो स्पेशली मिड डे के अंदर जो धूप होती है उसमें यूवी मैक्सिमम होती है, अल्ट्रावायलेट भी, और वो विटामिन डी मैक्सिमम बनाती है। सुबह शाम की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी नहीं बनती है, बहुत मिनिमल होती है उसका, क्योंकि जो सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है ना लाइट का, वो धीरे धीरे चेंज होता है सुबह से देकर पूरे दिन में और वापस शाम तक। तो सुबह और जो शाम का है उसमें तो अपने सर्केडियन रिदम के लिए जरूरी है। और जो डे वाली प्रॉब्लम है, जो डे लाइट अपने जैसे मिड एकदम 12-1 बजे करो, वो अपनी विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एटलीस्ट 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 1 से 2 घंटा जितना हो सकता है वो दिन में लेना है। इससे अपना जो वो डिजीज होने के बहुत सारे चांस कम हो जाएंगे। सो अगेन मैं इसमें मैं कहना चाहूंगा, हालांकि टाइम हो सकता है
2-3 मिनट ज्यादा लगे बॉस। टाइम खूब है बॉस, प्लीज टेक योर टाइम। हाँ, सो मैं सबसे यही है कि सनलाइट एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कैंसर के अंदर। मैं बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ जो इंडोर रहते हैं, हमारे पास बोलते हैं कि सर मैंने कोई भी नशा नहीं किया जिंदगी में, कोई भी कुछ नहीं किया, लेकिन वो पूरे टाइम इंडोर है जिंदगी में कि सर मैं काम तो इंडोर ही रहा, मैं बाहर, और मेरे को सनलाइट पसंद है बहुत, स्पेशली जब फीमेल्स के साथ ज्यादा इशू आता है। फीमेल्स को थोड़ा इस धूप से ज्यादा डर लगता है, जो भी लेडीज हैं उनको क्या है कि नहीं वो सर वहां तो काले हो जाते हैं हम। लेकिन ये देखो जिंदगी में आपके पास हेल्थ है तो सब बाकी चीजें सेकेंडरी रहेगा, मेरा ये मानना है। तो आप जितना सनलाइट ले सकते। तो दूसरा, अपनी सनलाइट लेने का तरीका गलत हो गया। अपने फुल कपड़े पहन के, ऊपर से नीचे जूते पहन के और सॉक्स, ऊपर टोपी लगा के रोज सनलाइट लेते हैं, वो कोई काम की नहीं। जितना ज्यादा एक्सपोजर बॉडी का होगा उतना ही ज्यादा अपने लिए बेनिफिट होगा। मैक्सिमम जैसे घर पे आप कैसे भी हो उसके उतना ज्यादा बॉडी का जितना डायरेक्ट सन से एक्सपोजर होगा वो उतना ही अपने लिए बेनिफिट होगा। तो मेरा ये मानना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने को सनलाइट का एक्सपोजर लेना है। दूसरा, अपने आज मैं जो ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ वो है, जैसे अपने खाने में 2 चीजें होती हैं, एक तो मैक्रो में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रो में होते हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक है, विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जो कि सब ध्यान देते हैं खाने पीने पे। उसमें सबसे ज्यादा ध्यान कौन देते हैं, अपने मैक्रोज में देते हैं। मैक्रोज मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे खानी है, फैट कैसे खानी है, प्रोटीन कैसे खानी है, इस पे ज्यादातर सबको ध्यान है। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आजकल के जो भी फूड है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड रहते हैं सारे, क्योंकि जो अपनी जो सोइल है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है ही नहीं है। तो स्पेशली अपने को जो न्यूट्रिएंट सरप्लस है उसको लेने के लिए डेफिनेटली आज के जमाने में थोड़ा सप्लीमेंट लेने की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। सो अलग अलग टाइप के सप्लीमेंट अपनी बॉडी में किस टाइप का रिक्वायरमेंट, वो तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता सकता आपको कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपको किस टाइम क्रिटिकल लगता है, तो कौन सा सिम्टम के अनुसार आपको वो लेना है। लेकिन डेफिनेटली आज जो अपने फूड ले रहे हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो सबसे ज्यादा मैंने देखी है वो मैग्नीशियम की देखी है। मैग्नीशियम जो है अर्थ का कोर एलिमेंट है, और वो ऑलमोस्ट किसी भी फूड में आपने देखेंगे आजकल तो मिलता ही नहीं है मैग्नीशियम। और अपने मैग्नीशियम की एक खास बात है, मैग्नीशियम का कई पेशेंट लेवल करवाते हैं, लेवल नॉर्मल होता है, क्योंकि सीरम का जो लेवल है वो मैग्नीशियम का मेजर ही नहीं करता। उसका आरबीसी का लेवल, जो अपने ब्लड के अंदर जो आरबीसी जो ब्लड सेल्स होती है उसमें जो उसका लेवल है वो इंपॉर्टेंट रखता है। सो मैग्नीशियम मैं स्पेशली बोलूंगा। कुछ जो विटामिन डी सप्लीमेंट कुछ जो ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि आउटडोर में सनलाइट नहीं ले पाते, उनके डेफिनेटली विटामिन डी का एक इशू रहता है कि सर हम विटामिन डी कैसे पूरा करें। सो मैं डेफिनेटली उनको सप्लीमेंट लेने के लिए बोलूंगा कि सप्लीमेंट एज विटामिन डी आपने कोविड में सब कुछ देख लिया। विटामिन डी के बिना जिनका विटामिन डी नॉर्मल, कोविड से कुछ नहीं हो रहा, जिनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी वो कोविड से सीवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहा है। तो विटामिन डी कई बहुत सारे अपने साथ इसे जुड़े हुए जो विटामिन डी ले नहीं पाते हैं, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा सप्लीमेंट। लेकिन कभी भी मेरा एक सजेशन है कि विटामिन डी आइसोलेटेड मत लीजिए। एक विटामिन K2 होता है उसके साथ लीजिए विटामिन D3 प्लस K2। तो K2 क्या करता है, उसको अबनॉर्मल साइट पे डिपॉजिट नहीं होने देता। अदरवाइज क्या है कि विटामिन डी क्या है कि जो विटामिन डी बाहर से है वो कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन करवाता है उसको एबनॉर्मल, जैसे अपने हार्ट की आर्टरीज है या जो जिसको मैं अपने को रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पे जाके डिपॉजिट करवाता है। तो मैं जो स्पेशली कई बार मेरे पास पेशेंट पूछते हैं, और पेशेंट क्या जो हमारी ओपीडी में सारे पेशेंट बोलते हैं सर वो कैल्शियम टेबलेट तो ले, वो कैल्शियम तो मैं लेता हूँ रेगुलर, पिछले 10 साल से ले रहा हूँ, 5 साल से ले रहा हूँ। वो अगेन वो कैल्शियम की टेबलेट लेना गलत है। आपको लेना है तो विटामिन D3 लीजिए और विटामिन D3 प्लस K2 लीजिए। कैल्शियम की टेबलेट डायरेक्ट वैसे लोगे तो आपको जाके वो अबनॉर्मल साइट पे डिपॉजिट होगी, उससे हार्ट अटैक आएगा। सो आपको हमेशा विटामिन डी आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। वो हर एक आजकल नीड हो गई कि 80% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन D3। तो विटामिन डी मैं सजेस्ट करूंगा आप ले सकते हैं सप्लीमेंट, किसी जो भी आपको कंफर्टेबल है जिस तरह, लेकिन विटामिन D3 प्लस K2 साथ में लेना है। विटामिन D3 भी आप ले रहे हो। सो अगेन मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट बारे में अलग से बाद में कभी इसमें डिस्कस करेंगे फिर लंबा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। डेफिनेटली दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑल आर एसोसिएटेड विद कैंसर। सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट कैंसर से एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे इसमें मेन होते हैं। और दूसरा जो मैक्रोज की बात अपने करते हैं, देखो सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से कैंसर कम होता है। एक्सरसाइज जितनी ज्यादा करोगे उतने बॉडी के लिए अच्छा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपने लिए बहुत खराब है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में पहले भी बोला था, सेडेंटरी मतलब आपको मिनिमाइज रहना, बैठे कम से कम रहना है, जितना है उतना एक्टिव रहना है, ठीक है। तो ये अगेन अग्नि पता है, सबको पता है, इन चीजों से सबको पता होता है और सब करते हैं। मैक्रोज में खाने के लिए सब डेफिनेटली यहाँ पे बैठे हैं खूब सारे, उनको ज्यादा पता है कि प्रोटीन ज्यादा लेना है, फैट सेकंड नंबर पे, कार्बोहाइड्रेट थर्ड नंबर पे लेना है।
लेकिन अपने जो सोसाइटी में जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिलता है, फैट दूसरे नंबर मिलता है और प्रोटीन थर्ड नंबर पे मिलता है, उल्टा मिलता है अपने। तो वो चीजें अपने को लोकल लेवल की जो लोकल लेवल पे जो अवेलेबल उसके हिसाब से प्रोटीन को मैक्सिमाइज करना है, फैट को सेकंड नंबर और कार्बोहाइड्रेट को तीसरे नंबर पे रखना है। तो उस हिसाब से अपना जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, बॉडी को सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के बिना बॉडी का कैटाबॉलिज्म होता है, तो कैटाबॉलिज्म होगा तो वो सेल्स क्या है उस चीज को लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो फिर अपने जो म्यूटेशंस हैं उनको चेंज होना पड़ता है, वो नए नए म्यूटेशन एक्वायर करती है। जब उसको बॉडी के सेल्स पे जो स्ट्रेस पड़ता है, उसको न्यूट्रिएंट उसके पास डेफिशिएंसी होती है, उसके पास प्रोटीन नहीं होता है, तो एक बड़ा एक रीजन होता है कैंसर का। और कैंसर जिसको हो गया उसी में भी प्रोटीन की यदि कमी है, तो प्रोटीन को कैसे भी मान के एक 1 ग्राम पर केजी मिनिमम अपने रिक्वायरमेंट होता है। आप जितना वेट है उतना आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके 1 ग्राम और 2 ग्राम तक ले जाओ तो बहुत अच्छा है, 1 to 2 के बीच में आपको रखना है। सो अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे खाने का इम्पोर्टेंस, हालांकि खाने पे काफी लोग ध्यान भी रखते हैं, लेकिन जो बड़ा रीजन जो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, बड़ा जो चीजें हैं वो ध्यान रखते हैं, वो है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन एक बड़ा चीज है, और लाइट पोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, रात को मिनिमम लाइट का जो आर्टिफिशियल लाइट है, बल्ब और इनकी सबकी, उनको मिनिमाइज करना है, और रात को जितना डार्क हो उतना रखना है अपने। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। और अभी 2-3 चीजें बॉस थोड़ा सा और मैं चाहूंगा आप ऐड करें कि अर्ली स्टेज के सिम्टम्स क्या होते हैं ज्यादातर एवरेज, और वैक्सीनेशन क्या अवेलेबल है, एंड क्या टेस्ट जो है नॉर्मली हम किस एज पे थोड़ा सा कराएं, तो थोड़ा सा बॉस इस पे भी आप जरूर बात करें। अगेन कैंसर एक बहुत बड़ा मैश कर रहा है, बहुत ही मैं कहूँ बहुत सब बीमारी होती है तो अपने सिम्टम दिखाती है। कैंसर एक ऐसी चीज है वो बिना सिम्टम आ सकती है, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी पेशेंट को, फिर भी आ सकती है फर्स्ट स्टेज, थर्ड सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं आते। फर्स्ट तो बहुत छोटी चीज है, फोर्थ में भी नहीं आते। सो कैंसर कैसे पता लगे, वो एक चीज से अपने नहीं बता सकते, क्योंकि बॉडी में हर जगह कैंसर हो सकता है। आपको कहाँ की तकलीफ है आजकल, मैं सुन पहले फर्स्ट मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ। 80% जनता को हेडेक हो रहा है, हेडेक रहता है छोटी सी बात के लिए, जो भी स्ट्रेस है, तो भी रीजन है, दिखाते नहीं अपने हेडेक के लिए कॉन्सेप्ट नहीं सोचते। हेडेक के लिए तो कैंसर हेडेक रहता है, जो भी रीजन है तो हेडेक रहता है, लेकिन वो एक अगेन वो कैंसर का सिम्टम है, उसमें अपने मिस कर जाते हैं। उसमें कई पेशेंट का ट्यूमर निकल जाता है, हेडेक है उसमें भी ट्यूमर निकल जाता है। अगेन पेशेंट को भूख कम लगती है साहब, 2-3 महीने से थोड़ी भूख कम लगती है, वो तो नॉर्मली थी, वो तो पहले तो सही थी, वो तो कम लगती है। उस अपने बहुत सारे इग्नोर कर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट की भूख कम लगती है तो कोई नहीं से लग रही होगी, टेंशन है इसलिए लग रही है, वो चीजें छोड़ जाते हैं। आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस इज नॉर्मल नहीं है। आपकी बॉडी में एक सीधा सा मेरा जो कंसेप्ट है, वो बॉडी नॉर्मल नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अच्छा नहीं हो रहा है मतलब आप कर नहीं पा रहे हो कुछ भी, आपका मन नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। कुछ भी हो, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आप जो नॉर्मल तो लाइफ जी रहे हैं, सब बीमार तो नहीं होते ना, अपने नॉर्मल जिया, अपने को लग रहा है कुछ अलग हो रहा है बॉडी में, अपने को इतना तो पता लग जाएगा ना अपने को कुछ अलग हो रहा है, इसका मतलब कैंसर का सिम्टम। बाकी जो कैंसर के सिम्टम्स हैं वो हर जैसे फीमेल्स में इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट का कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट में कहीं भी गांठ होती है या कुछ भी आपको अबनॉर्मल लगे तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन एक यहाँ पे मुझे बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है, कैंसर की गांठ में वहां जो जहाँ पे होती है वो, तो ज्यादातर मेरे पास फीमेल्स आती है कि दर्द ही नहीं था, डॉक्टर को क्या दिखाती, दर्द होता तो दिखाती नहीं, गांठ है ना, गांठ नॉर्मल तो नहीं होती, नॉर्मल आदमी के तो नहीं होती, तो गांठ को दिखाना है ना। 6-6 महीने से लेके बैठती है, और जब मेरे पास आती है तो फोर्थ स्टेज में आती है कि सर दर्द नहीं था, अब तो तकलीफ मेरे बहुत ज्यादा हो गया ब्रो, तो दर्द नहीं था, गांठ को दिखाना था। सो कोई भी अबनॉर्मल चीज है, लंप है, गांठ है शरीर में कहीं भी, तुरंत दिखाना है। कुछ भी अबनॉर्मल है, भूख कम लग रहा है, वजन कम हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, कब्जी हो रही है, और सर दर्द हो रहा है, और आपको पीछे दर्द हो रहा है, या और भी बहुत सारे जो इतने, कैंसर एक ऐसी चीज है वो कुछ भी प्रोड्यूस, कोई भी सिम्टम हो सकता है उससे। दूसरा अभी ये स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, कुछ कैंसर के स्क्रीनिंग का मतलब अपने अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको अर्ली से अर्ली पकड़ सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में 40 साल के बाद में मेमोग्राफी, प्रोस्टेट कैंसर में सीरम पीएसए, और क्या टेस्ट, और कोलोन कैंसर के लिए जो हेरिडिटी उनके लिए कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए एंडोस्कोपी, सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उसमें सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो गया,
तो पेप्समेयर एक सिंपल टेस्ट होता है, उसके लिए अपने को ज्यादा कहीं भी जाना नहीं, कहीं भी आसपास छोटे हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हो। पेप्समेयर मेमोग्राफी के लिए थोड़ा, हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा आगे जाना पड़े। अगेन अगेन ये भी मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, उससे सिर्फ अर्ली डिटेक्ट होता है, पर प्रिवेंशन नहीं होता। अर्ली में थोड़ा आप उसमें सर्वाइवल चांस बढ़ जाते हैं। कुछ कैंसर की वैक्सीन भी अवेलेबल है। सबसे जो डेंजरस कैंसर है उसमें सर्वाइकल कैंसर, उसकी वैक्सीन है, पहले यूएसए बेस्ड में अवेलेबल थी, अपनी इंडिया में भी अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने बना के अभी शायद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, तो काफी चीप रहेगी। तो जो भी घर में बच्चे हैं अपने 9 साल से ऊपर है, उनके 2 डोज वैक्सीन के लगाने हैं, और उससे सर्वाइकल कैंसर के चांस 95% तक कम हो जाते हैं, 2 डोज। स्पेशली जो वैक्सीन है वो सिर्फ अभी तक सर्वाइकल कैंसर, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी अभी सबके लिए मैंडेटरी होगी, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से लीवर का कैंसर होता है, तो हेपेटाइटिस बी की कैंसर तो शायद आप अपने सभी लगाते हैं, तो इन चीजों से कैंसर बच सकता है। बाकी कैंसर की वैक्सीन अभी इतना ज्यादा है नहीं इन दो को छोड़ के, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है जो वैक्सीन से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जो है कुछ एक आप जो चैट पे जरूर अपने कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, राइट। सो वी विल हैव 1 मिनट, और आप देखिएगा अगर आपका क्वेश्चन का ज्यादातर आंसर सबके मिल गए, है ना, और ज्यादातर आंसर मिल चुके, बट स्टिल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बच रहा है तो आप जरूर यहाँ से पूछ सकते हैं। एंड टिल देन जो है वी विल थैंक डॉक्टर मुकेश सर, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि एसएमएस में है। एंड लिटरली मैं आप लोगों से चैट में पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को पहली बार इस तरीके नॉलेज मिली, फर्स्ट टाइम एवर, जो इतना अमेजिंग तरीके से मुकेश जी ने बताया। के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं, आप चैट के अंदर लिख सकते हैं, राइट। और आप जो है, मैं इनका नंबर भी जरूर शेयर करूंगा कि आप जो है इससे रिलेटेड जो उनसे बात कर सकते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस शुड ए डॉटर ऑफ ए कैंसर पेशेंट मदर टेक? एक कैंसर मदर है, उस मदर अफेक्टेड, उसके डॉटर को क्या प्रिकॉशन लेना है? सो पहले मैं बताऊं, पहले अपने को डिसाइड करना है कि मदर की कौन सा कैंसर है, दूसरा और भी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है कि नहीं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, उस मदर का करते हैं, फिर मदर में वो टेस्ट होता है, तो उस बच्ची के लिए हम कुछ मेथड्स बताते हैं कि कैसे आपको करना है, कैसे स्क्रीनिंग करनी है। तो टेस्ट है, सिर्फ मैं सिर्फ ये नहीं कहूँ एक मदर के कैंसर हो गया तो उसकी डॉटर में जाने की संभावना है ही, 100% कभी नहीं होता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस मदर में कौन सा म्यूटेशन है, कौन सा जीन चेंज हुआ है, उसके हिसाब से हम प्रिकॉशन बताते हैं। सो सिर्फ उसको यहाँ पे जनरलाइज में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली मदर को रिस्क है तो उसके डॉटर को रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। सो उस मदर के अनुसार कौन सा कैंसर कहाँ का, जैसे ब्रेस्ट का था या सर्विक्स का था या ओवरी का था या एंडोमेट्रियम का था, बॉडी में कौन सी साइड का, उसके अनुसार हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, I understand direct sunlight is good. How is indirect sunlight, like shaded light, is here helpful? Definitely, sunlight exposure is direct or indirect is helpful to body. आपको डायरेक्ट मिलता है तो बहुत अच्छा है, इनडायरेक्ट यदि आपको मिल रहा है कहीं जैसे खिड़की से आ रहा है, कहीं भी जो भी आ रहा है कहीं भी, लेकिन एटलीस्ट अपने को जो ग्लास है, ग्लास या दीवार से आ रही है, उसका थोड़ा सा अवॉइड करना है। वो थोड़ा अपने को उसका जो ऑलरेडी जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो यूवीबी, वो अपने को कम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच प्रोटीन वन शुड टेक? अगेन मैंने कहा 1 ग्राम पर केजी। आपका वजन कितना है, 60 का, तो कितना होगा 1 ग्राम पर केजी ना, 60 ग्राम, 120 के होंगे तो 1 ग्राम मिनिमम इतना आपको लेना है। और सब एक और पूछा है कि वैक्सीनेशन की एज लिमिट क्या? अप टू 30, आई रिकमेंड अप टू 30। वैसे 40 तक बोलते हैं, लेकिन वो फिर उसका एफिकेसी 5-10% रहता है 9 साल से लेकर 30 साल तक। हाँ, उसके जैसे 30 के बाद में भी कई जगह रिकमेंडेड है, लेकिन उसकी जो एफिकेसी वो तो 5-7% रहती है, फिर वो ज्यादा काम नहीं करती है। तो जितना अर्ली स्टेज में, जितना अर्ली लगाएंगे, मैं कहूंगा कि 15 साल से नीचे लगवा लीजिए, तो उसकी डेफिनेटली अपने को जो फायदा है, जो 90% जो ऊपर मिलने वाला है, वो 15 साल तक पहले लगाएंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट है। जितनी एज ज्यादा होगी उसकी एफिकेसी घटती जाएगी। सर एक और सवाल है कि वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज नहीं है क्या? नहीं, एट प्रेजेंट नहीं है बूस्टर वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में। वो डेफिनेटली ये जो बूस्टर वर्ड है ना, ये बहुत ही गंदा वर्ड है। मैं कभी भी किसी भी वैक्सीन में बूस्टर रिकमेंड नहीं करता हूँ। बूस्टर जो भी नॉर्मल बच्चों की उनमें बूस्टर के लिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि बूस्टर एक फर्जी वर्ड है। कोविड में 10 बूस्टर ऐड करने वाले हैं, अभी कंटिन्यू बूस्टर ऐड करने हैं। आपने 1 या 2 ले ली तो सफिशिएंट है। बूस्टर कभी भी गाइडलाइन में हम लोग कहीं ना कहीं बाइस्ड है। और भी काफी सारे कॉज आ रहे हैं, सो कॉज आप मत पूछिएगा, ऑलरेडी सर ने बताया कि कुछ भी कॉज हो सकता है, बिकॉज टोटली डिपेंड पर्सन टू पर्सन। एक क्वेश्चन है कि सर कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस नहीं करता, लेकिन वो बहुत सारे आप डिस्कस कर सकते हो आके पर्सनली, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है।
व्हाट इज द कॉज ऑफ ओवेरियन कैंसर, अगेन मल्टीपल कॉज, मैं यहाँ पे उसको एक एक कैंसर के सारे कैंसर के अलग अलग कॉज होते हैं, सो मैं सिर्फ इंडिविजुअलाइज करूंगा तो शायद आपको लंबा टाइम एक अलग से हर कैंसर का अलग से अपने को लेना पड़ेगा, उसके लिए अपने बाद में कभी रखेंगे। तो इंडिविजुअल कॉज यहाँ पे बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सारे कैंसर के अलग अलग कॉज होते हैं, ब्रेस्ट के अलग होते हैं, ओवरियन के अलग होते हैं, सर्वाइकल के अलग अलग होते हैं। जैसे आगे अगला क्वेश्चन, नोज कैंसर, अगेन मैं इसको यहाँ पे कैंसर वाइज कॉज के लिए थोड़ा टाइम नहीं, बॉस मैं देख रहा था यहाँ पे कॉज के बहुत सारे लिखे हुए हैं, वही मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कॉज का बताना मुश्किल है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और कोई ऐसा अलग सा क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर आपका क्वेश्चन सर के सामने रखूंगा। राइट, सो थैंक यू डॉक्टर मुकेश सर, थैंक